नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव आज फार्मूला ई रेस मामले में ईडी के सामने पेश हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच वह सुबह 10:45 पर बशीर बाग स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे। एक वकील को केटीआर के साथ ईडी कार्यालय जाने की इजाजत दी गई थी। ईडी कार्यालय में तनाव व्याप्त हो गया क्योंकि कई बीआरएस कार्यकर्ता एकजुटता दिखाने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने महिलाओं सहित प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में ले गई। पूर्व मंत्री गंगुला कमलाकर और श्रीनिवास गौड़, साथ ही बीआरएस विधायक और एमएलसी उन लोगों में शामिल थे जो केटीआर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ईडी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने ईडी कार्यालय पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जनता से कई वादे किए जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहता है। यही वजह है कि कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। इस कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो दिल्ली में सत्ता में आई तो राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। ये घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत के दौरान की है। रेवंत ने कहा है कि कांग्रेस अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वो अपनी 5 गारंटी पूरी करेंगी। कांग्रेस ने 6 जनवरी को अपनी प्यारी दीदी योजना की घोषणा की थी, जिसमें सत्ता में आने पर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। पार्टी ने 8 जनवरी को जीवन रक्षा योजना की घोषणा की, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। 13 महीने से कांग्रेस पार्टी सरकार हम चला रहे, वहाँ पर हम लोग भारत जोड़ो के समय पर, तेलंगाना राज्य के चुनाव समय पर 5 गारंटी वादा कर चुका है। हम चुनाव के समय पर तेलंगाना जनता को जो वादा किया था, हर वादा निभाने के लिए कोशिश किए। इसीलिए आज दिल्ली कांग्रेस पार्टी के राज्य के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और इंचार्ज निजामुद्दीन के साथ आज ये प्रेस मीट और 2 गारंटी आज दिल्ली जनता को हम लोग वादा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से 3 गारंटी वादा कर चुका है दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने। आने वाले दिल्ली राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किस लिए जिताना है और तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी जीतकर क्या किया, आज पत्रकार मित्रों से मैं हमारे तरफ से बीआरएस के विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी ने 12 जुलाई को एक बैठक के दौरान जगत्याल के विधायक संजय कुमार पर हमला करने से इनकार कर दिया है। रेड्डी ने दावा किया है कि उन पर तेलंगाना के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू, विधायक संजय कुमार, सत्यनारायण और मकन सिंह, राज ठाकुर सहित कांग्रेस नेताओं ने हमला किया। हुजूराबाद विधायक ने आगे दावा किया है कि कुमार ने बीआरएस के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करके उन्हें उकसाया था। उन्होंने कहा कि संजय मेरे बगल में बैठ गए और मुझे धक्का देने से पहले ताना मारते हुए कहा कि अब देखना मैं तुम्हारे बीआरएस नेताओं के कपड़े कैसे उतारूंगा। तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर बीआरएस नेताओं को विभिन्न मामलों में झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। रेवंत रेड्डी की सरकार ने सार्वजनिक मुद्दे उठाने के लिए मेरे खिलाफ 28 झूठे मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने महज सवाल पूछने के लिए मुझ पर पीडी एक्ट भी लगा दिया है। आंध्र प्रदेश की सरकार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय एक नए प्रस्ताव को लेकर विचार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसे जल्द ही ला सकते हैं, जिसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को ही नगर पालिका और पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। नायडू का ये बयान 3 दशक पुराने कानून को निरस्त करने के कुछ ही महीनों बाद सामने आया है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। नायडू पिछले 1 दशक से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि आबादी की समस्या से निपटने के लिए तेलुगु लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। पिछले साल उन्होंने अधिक बच्चों वाले परिवार को प्रोत्साहन देने की जरूरत के बारे में बात की थी। चंद्रबाबू नायडू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ही तरह लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। नायडू ने कहा है कि हमारे पास पहले एक कानून था जो 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देता था। अब मैं कहता हूँ कि कम बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य में आप तभी सरपंच, नगर निगम पार्षद या मेयर बन पाएंगे जब आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। मैं इसे प्रस्ताव में शामिल करने जा रहा हूँ।
कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में सत्ता संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि नेताओं का एक वर्ग हाईकमान पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाने का फैसला करने पर दबाव बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने एक पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष की मांग की और हाईकमान से शिव कुमार के कार्यकाल को लेकर भ्रम दूर करने को कहा है। सीएम सिद्धरमैया के करीबी सहयोगी सतीश ने कहा है कि हर किसी की राय है कि हमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। एक प्रस्ताव था कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पद खाली होना चाहिए। ये लिखित में है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का एक नोट है, इसलिए पार्टी को या तो हमें बताना चाहिए कि शिव कुमार पद पर बने रहेंगे या किसी और को नियुक्त किया जाएगा। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि सिद्धरमैया के वफादार चाहते हैं कि हाईकमान शिव कुमार पर एक व्यक्ति एक पद नियम लागू करे। विशेष रूप से कोशिश ये है कि शिव कुमार की जगह कोई और राज्य इकाई का अध्यक्ष बने। सतीश के मुताबिक नया पार्टी अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो योग्य और लोकप्रिय हो और वोट लाए। सतीश ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से कहा है कि पार्टी अध्यक्ष पद के बारे में आलाकमान को जल्दी फैसला करना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये शर्म की बात है कि मुंबई में जान से मारने की एक और हाई प्रोफाइल कोशिश की गई है। जहां मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। सैफ अली खान पर हमला आज तड़के 3 बजे हुआ। एक अनजान शख्स उनके घर में घुसकर उन पर हमला करने गया। सैफ पर 6 वार किए गए, जिनमें से 2 गहरे थे। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गई है। सैफ के घर पर काम करने वाले 3 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ कर्मचारियों का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सैफ पर हमले के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि मुंबई में जान से मारने की एक और हाई प्रोफाइल कोशिश देखी गई। सैफ अली खान पर हमला एक बार फिर मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि बड़े नामों को निशाना बनाकर मुंबई को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की चौंकाने वाली हत्या के बाद उनका परिवार अभी भी न्याय का इंतजार कर रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि सलमान बुलेट प्रूफ घर में रहने को मजबूर हैं। अब ये सैफ अली खान सभी बांद्रा में हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मशहूर हस्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं है तो मुंबई में कौन सुरक्षित है। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि पार्टी के संस्थापक एमजीआर की 108वीं जयंती मनाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। अपने बयान में पलानीस्वामी ने कहा है कि एमजीआर की 108वीं जयंती मनाने के लिए 17 से 22 जनवरी और फिर 12 से 14 फरवरी तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा आयोजित की जाएंगी। इसी तरह की बैठकें अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाएंगी जहाँ पार्टी काम करती है। चूँकि रोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 5 फरवरी को होना है, इसलिए जिले के भीतर के निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं 12, 13 और 14 फरवरी को होंगी। पलानीस्वामी ने सभी पार्टी सदस्यों से कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है। पार्टी के मुख्यालय ने कार्यक्रमों में भाग लेने वाले स्थानों और विशेष वक्ताओं के बारे में विवरण जारी किया है। कार्यक्रम के मुताबिक एडप्पाडी के पलानीस्वामी 17 जनवरी को चेंगलपट्टू जिले के शोलिंगनूर विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक में जनता को संबोधित करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य एमजीआर की विरासत का सम्मान करना और तमिलनाडु और उसके बाहर जनता के साथ पार्टी के संबंध को मजबूत करना है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे विधायक वैथिलिंगम और कुछ अन्य लोगों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर लिया है। आर वैथिलिंगम एआईएडीएमके सरकार के समय मंत्री रह चुके हैं, साथ ही ये मौजूदा समय में विधायक भी हैं। ईडी की ओर से उनकी संपत्ति कुर्क की जाने की जानकारी दी गई है। ईडी की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि 2 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इनमें से एक रुचिरापल्ली में और दूसरी मुथल स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रजिस्टर्ड की गई थी। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री ओ पनीरसेल्वम के करीबी सहयोगी वैथिलिंगम तमिलनाडु विधानसभा में ओरातांडू सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं। साल 2022 में ओपीएस और इस पार्टी के मुखिया के पलानीस्वामी के बीच काफी विवाद हो गया था। उन्हें ओपीएस के साथ एआईएडीएमके से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने बतौर आवास और शहरी विकास मंत्री के तौर पर भी काम किया है। ईडी की ओर से धन शोधन मामले में तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आर वैथिलिंगम ने अपने कार्यकाल के दौरान एक रियल एस्टेट परियोजना में रिश्वत ली थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनुमति देने के बदले में श्रीराम प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से 27.90 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।